ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ाया था चेक और उसके टाइप्स। उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े। पहला था ऑर्डर चेक, व्हाट इज ऑर्डर चेक हमने देखा। व्हाट इज बैरल चेक हमने ये भी देखा। और तीसरा देखा व्हाट इज क्रॉस चेक। ओके, अब क्रॉस चेक के भी काफी टाइप होते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे चेक। बट ये सब अभी उम्र उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है तुम्हारी जो तुम सीख पाओ। इसलिए जितना मैंने आपको डेटा दिया उतना ही आपके लिए सफिशिएंट डेटा है ये एज के लिए। फिर जैसे आप बड़े होंगे और डेटा आपको दी जाएगी समय के अनुसार। क्लियर पिक्चर? अब हम आज पढ़ रहे हैं व्हाट इज पोस्ट डेटेड चेक एंड व्हाट इज स्टेल चेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहेंगे? कोई पढ़ के आया है घर पे? ट्राई करेगा कोई? हाँ बताइए। और हाँ, तो अब पोस्ट डेटेड चेक क्यों जाते हैं देखिए, ध्यान दीजिए। अब पोस्ट डेटेड चेक का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, सुनिए, ऐसा डेट, ऐसा चेक जिसकी डेट आपने बाद की लिखी हो। पोस्ट डेटेड यानी बाद की डेट लिखी हुई डेट चेक। एग्जांपल दूं? देखो सिंपल, ध्यान दो। पोस्ट डेटेड चेक जो है ना, उसमें सब डेट का काम है, बाकी पूरा वो लिखना है। अब देखो, पोस्ट डेटेड चेक वो बैरल चेक भी बन सकता है, वो क्रॉस चेक भी बन सकता है, और ऑर्डर चेक बन सकता है। यहां पे मसला डेट का है बस, यानी यहां पे फोकस डेट को किया जाता है। एग्जांपल दूं? देखो सुनो, ऐसा चेक जिसकी डेट हमने फ्यूचर की लिखी हुई है, फ्यूचर की, बाद की, पोस्ट जिसका नाम है पोस्ट यानी फ्यूचर यानी बाद की, तो उस चेक को हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग। देखो, मान के चलो, अब कल वाला एग्जांपल थे तुषार और देवेश का। तुषार, याद करो, उधारी लेने आया, 15 दिन की उधारी चाहिए थी उसको, याद है ना? 15 दिन की उधारी चाहिए थी उसको, देवेश को। और देवेश ने बोला मेरे को तेरे पे रत्ती भर का भरोसा नहीं, मेरे को चेक दे। तो तुषार ने 3 ऑप्शन से चेक देना, या तो वो क्रॉस चेक देगा, या तो बैरर, या तो ऑर्डर। लेकिन उसमें अगर उसने डेट डेट फ्यूचर की लिख दी, जैसे आज तारीख है सपोज 1 तारीख, उसने लिख दी 15 तारीख की, यानी 15, यहां लिखी उसने 15/09 ना, 09 और 2023, ये बन गया पोस्ट डेटेड चेक। आज तारीख कितनी है? 1 अगस्त। ये दिख रहा है आपको नीचे? 1 सितंबर, सॉरी 1 सितंबर, और अब मैंने उसकी डेट डाल दी 15 सितंबर की, यानी पेमेंट करना कब है इसको? 15। तो मैं कहूंगा तुषार ने देवेश को पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। अब पोस्ट डेटेड चेक ऑर्डर चेक भी बन सकता है, बैरर भी और क्रॉस भी, कोई भी दोनों तीनों में से एक। हाँ, और पोस्ट डेटेड चेक जो है वो पहले बिफोर विड्रॉ नहीं होता, चाहे वो इन कैश हो चाहे वो अकाउंट पे ही क्यों हो। यानी 15 तारीख की लिखी हुई चेक है, अगर आप 14 तारीख को भी गए तो भी बैंक वाला बोलेगा कल आना, आपका पेमेंट जो है वो कल ही होगा। क्योंकि बिफोर जो डेट आपने लिखी है, बिफोर डेट, पोस्ट डेट, बिफोर डेट जो है वो कभी भी चेक जो है वो क्लियर नहीं होता है। 16 को होगा। अब सुनो क्यों, सुनो, ध्यान दो। एक बार कोई भी डेट लिखने के बाद वो चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, 3 महीने तक। अब लॉ तो 6 महीने बोल रहा है, लेकिन आप देखो चेक के ऊपर लिखा होता है दिस चेक इज वैलिड अप टू 3 मंथ्स। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी अगर मैं नोटिस करूंगा आपको, तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर नोटिस करोगे तो, मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं आपको एक नॉर्मल चेक आप घर पे देख सकते हो, आप उसको, एक मिनट, अगर मैं बात करूं चेक की, तो आप अगर इसको नोटिस करोगे तो यहां आपको लिखा हुआ है केवल 3 महीने के लिए, वैलिड फॉर 3 मंथ्स। अगर आपको दिख रहा होगा, ये यहां लिखा हुआ है। हाँ ठीक है ना, आप घर पे एक चेक लेना, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, इसका मतलब है कि एक जो आप तारीख लिख रहे हो यहाँ पे,
उस तारीख के बाद 3 महीने के अंदर आप कभी भी पैसा ले सकते हो बैंक से, वो चेक एप्लीकेबल है। लेकिन जो तारीख लिख रहे हैं उसके पहले अगर आप जा रहे हो बैंक में तो बैंक बाउंड नहीं है आपको क्लियर करने के लिए, उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। याद रहेगा, जिस चेक के अंदर हमने डेट का फ्यूचर डेट लिखा, क्या लिखा आपने, तो वो चेक को हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, यानी फ्यूचर की लिखी गई डेट। और ऐसा चेक जो है वो बिफोर क्लियरेंस होता नहीं है। देखो लिखा हुआ यहाँ पे, अ चेक विथ अ फ्यूचर डेट रिटर्न ऑन इट यूज टू मेक अ पेमेंट लेटर डेट, यानी बाद में आप इसका पेमेंट कर सकते हो, पर्पस। आगे दिया है एक्सेप्टेबल कब होगा, एक्सेप्टेबल फॉर द पेमेंट ऑन द डेट रिटर्न ऑन द चेक। जो तारीख लिखी हुई है यहाँ पे, उसी तारीख को यहाँ पे आपको बैंक में जाके पेमेंट करवाना पड़ेगा चेक को। इन कैश करो या अकाउंट में डालो। लीगल स्टेटस कब रहेगा, लीगलिटी वैलिड रहेगा, डज नॉट रिक्वायर, बस ठीक है, इतना समझो आप सिंपल भाषा में। तो व्हाट इज पोस्ट डेटेड चेक, क्लियर है? जिस चेक के अंदर डेट हम फ्यूचर की डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। और ऐसा चेक जो है वो बिफोर क्लियर होता नहीं है। याद रहेगा, समझा आपको क्लियर आज के बाद? अब एक आता है स्टेल चेक। स्टेल चेक STALE, लास्ट टाइप है ये। हाँ हाँ बोलिए। डेट लिखा हुआ था ना यहाँ पे, इस डेट से 3 महीने के अंदर, तो फ्यूचर के दिन जाना और लेके आना, यानी बिफोर। देखो बैरल चेक, ऑर्डर चेक और पेमेंट चेक में ये एरिया में मसला है, ओके। लेकिन पोस्ट डेटेड चेक में डेट में मसला है। अब पोस्ट डेटेड चेक बैरल भी बन सकता है, पोस्ट डेटेड चेक ऑर्डर भी बन सकता है, या तो पोस्ट डेटेड चेक क्रॉस भी बन सकता है। आ रहा समझ में आपको? वो फंक्शन एरिया अलग है, ये फंक्शन एरिया अलग है। यहाँ पे हम डेट पे फोकस कर रहे हैं और वहां पे कुछ अलग एरिया में फोकस किया जा रहा था। पोस्ट डेटेड चेक हम किसको देते हैं, जब हम सामने वाले को भरोसा नहीं है उधारी देने पर, तो मुझे ठीक है ये तारीख का चेक ले ले मुझसे पहले ही, ये तारीख को जाना और पैसे निकाल के आना बैंक से, बस मेरे पे भरोसा नहीं तो बैंक वाले उधर जा लेके आना जा। और बिफोर वो पहुंचा तो बैंक उसको, क्योंकि हमने ऑर्डर उस तारीख का दिया है बैंक को कि ये बैंक इस तारीख को पेमेंट करना। अरे आ रहा क्या समझ में? आज की तारीख 1 सितंबर है, मैंने 15 सितंबर का चेक दिया, तो 15 सितंबर का चेक देना, यानी आज की तारीख में क्या हुआ, वो पोस्ट डेटेड चेक। लेकिन यही चेक 15 तारीख को मैं पोस्ट डेटेड नहीं कहूंगा, 15 तारीख आ गई, वो ड्यू डेट आ गई। अरे आ रहा समझ में कुछ तुमको? क्लियर पिक्चर? पक्का अच्छे से? हाँ। और पोस्ट डेटेड चेक बिफोर इन कैश यहाँ क्लियरेंस होता नहीं है। हाँ, अब एक बात आते है स्टेल चेक में, आते हैं लास्ट। अब स्टेल चेक किसको बोलते हैं? देखो, जो चेक 3 महीने के बाद प्रेजेंट होता है बैंक को, जो चेक 3 महीने के बाद प्रेजेंट होता है बैंक को, 1 मिनट में लिखता हूं पहले आपका क्राउड एग्जांपल दूं, सुनो। एक चेक की जो आपने डेट लिख दी, वो 3 महीने के अंदर आप बैंक के पास कभी भी जा सकते हो। मैंने अभी आपको बताया 5 मिनट पहले। सपोज मैंने किसी को 1 तारीख का चेक दे दिया, 1/9/2023 का, तो 3 महीने तक के, यानी 9वां महीना, 10वां और 11वां, 9वां पूरा, 10वां पूरा, 11वां पूरा, 3 महीने के अंदर वो कभी भी बैंक के पास जाएगा और अपना पैसा निकलवा सकता है। क्योंकि एक चेक देने के बाद 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट कभी भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे आ रहा समझ तुमको? लेकिन कोई चेक ड्यू डेट के 3 महीने के बाद जाके प्रेजेंट होगा, 3 महीने के बाद, तो उसको हम स्टेल चेक बोलते हैं। और स्टेल चेक देने के लिए बैंक बाउंड नहीं होती है पेमेंट करने के लिए। क्यों पूछो क्यों? आपका हमने 3 महीना रहा देखा ना, अब आप नहीं लेने आए, यानी इसका मतलब वो चेक एक्सपायर हो गया। क्या हो गया? वो एक्सपायर। तो एक्सपायर चेक को हम स्टेल चेक बोलते हैं। हाँ, फिर आप डबल चेक मांगो उससे, आप डबल चेक मांगो उससे। अब ऐसी हुआ मेरे साथ भी, मेरे को कॉलेज से चेक मिला था इनको पढ़ाने का, फाउंडेशन का, मैं जाना हुआ ही नहीं है। अब मेरे को लग रहा है 3 महीने के ऊपर हो गया है वो, है ना? 3 महीने के बाद ऊपर हो गया, तो अब वो हो गया स्टेल चेक। पूछो क्यों? अब वो चेक में बैंक में डालूंगा अभी तो बैंक मुझे पेमेंट करेगी नहीं। अब मुझे स्कूल में आना बोलूंगा, प्रिंसिपल मैडम ये चेक ले लो, नया चेक बना के दो।
मेरा जाना नहीं हुआ। फिर वहां पे कुछ थोड़ा सुनना मिलेगा कि क्यों अंकुश इतना केयरलेस हो गया है पैसों के मामले में, जा रहा नहीं ऐसा वैसा, बट टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या करूं। अरे जिस वक्त बैंकिंग टाइम होता है उस टाइम पे मैं तो यही होता हूं तुम्हारे पास पड़ा हुआ, कौन जाए। अरे आ रहा समझ में कुछ तुमको। तो कहने का मतलब क्या है कि एक चेक जब आप किसी को देते हो तो वो सामने वाला बंदा 3 महीने के अंदर वो कभी भी पेमेंट निकलवा सकता, कभी भी। लेकिन वो 3 महीने के बाद या एक दिन बाद भी तो वो चेक एक्सपायर चेक हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे स्टेल चेक। क्लियर पिक्चर। अरे आ रहा क्या समझ में। अब मैं जब आपका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था तो उसमें 6 महीने लिखा हुआ है, जबकि 3 महीने का ही वहां पे ड्यू डेट दिया होता है। आपको लिखा होता है दिस चेक इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स, यानी एक बार आपका जो डेट आ गया उसके बाद 3 महीने तक के कभी भी वो निकाल सकता है, और 3 महीने के बाद अगर वो गया तो स्टेल चेक होगा। हाँ तो 3 डेट देख देना, बैंक आपको बताएंगे ना स्टेल चेक है। अरे आ रहा क्या। वो चेक वो थप्पा मारती है, स्टेल चेक वापस कर देगी ये लोग, और बोलेंगे जा जिससे चेक है ना उसको नया चेक नई तारीख का लिखवा के ला। ऑर्डर चेक, स्टे बैरल चेक और क्रॉस चेक, ये फंक्शन एरिया अलग है, यहाँ पे डेट का मसला आ रहा सिर्फ। अरे पोस्ट डेटेड चेक और स्टेल चेक, ऑर्डर चेक, बैरल चेक और क्रॉस चेक बन सकता है कोई भी। अरे तीनों के एरिया आपने देखा ना, फंक्शन अलग थी, यहाँ अलग है। यहाँ दोनों जो दो टाइप पा रहा हूँ पोस्ट डेटेड और स्टेल चेक में, इसमें सिर्फ डेट का मसला है बस। बाकी यही दो चेक जो है वो ऑर्डर और बैरर और क्रॉस, ये तीनों में से कोई भी एक बन सकता है। अब किसको क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछो। एक ही नहीं हो सकता है, ये दोनों का फंक्शन अलग है। अलग ये है, पोस्ट चेक में क्या होता है पोस्ट चेक में आप चेक का डेट फ्यूचर का डाल रहे हो, और स्टेल चेक के अंदर आपने डेट आज की डाली हुई है, और वो 3 महीने के बाद जाके वो प्रेजेंट हुआ बैंक को, ड्यू डेट के 3 महीने के बाद आप प्रेजेंट कर रहे हो बैंक को, तो वो स्टिल चेक है। और दोनों में प्रायर पोस्ट डेट में प्रायर बैंक पेमेंट नहीं करेगी, आफ्टर करेगी, और आफ्टर के तक 3 महीने के अंदर ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर जो चेक प्रेजेंट हुआ वो चेक पेमेंट होगी, क्लियर होगा। अगर उसके बाद पेमेंट करने के गए हो तुम चेक गए बैंक को, ये लो चेक पैसे दो, तो बोलेंगे हम बाउंडेशन नहीं है, ये चेक एक्सपायर हो गया। क्या हो गया है, उसको अपन चेक स्टेल चेक बोलते हैं। दस तारीख से, हाँ, लेकिन 8 तारीख में वो पोस्ट डेट चेक है फिर। क्लियर पिक्चर। और कोई डाउट है, पूछो पूछो क्वेश्चन पूछो, बिंदर पूछो, लेकिन नहीं पूछो तो मैं पूछूंगा। हाँ तुम्हें तो पता है मेरा पूछना। हाँ डेटेड चेक क्या हुआ सुनो। देखो तुम्हारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब है, दिसंबर महीने में। कब है, अरे तुमको बताया था ना मैंने भाई, नहीं पता था तुमको। हाँ तुम्हारी फीस की सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिसंबर का है, बराबर कि नहीं। अब आज नवंबर, सितंबर चल रहा है, क्या चल रहा। अब प्राची बोलती सर ये लो दिसंबर महीने की तारीख लिखी दी थी, चेक ले लो, अब मुझसे मांगना नहीं। तो आज की तारीख में क्या हुआ वो, बस सिंपल। अब बताओ दिसंबर जो तारीख दिसंबर की प्राची ने मेरे को लिख के दिया, उसके पहले मैं अगर जाऊंगा बैंक को तो बैंक मुझे पेमेंट करेंगे प्राची अकाउंट से, क्योंकि बैंक को उसने ऑर्डर किया कि ए बैंक ये तारीख के बाद 3 महीने के अंदर तू पेमेंट करता है, लेकिन ये तारीख के पहले नहीं करता है। अरे आ रहा क्या, अब समझ में आया पोस्ट डेट। हाँ अब स्टेल चेक क्या होता है, स्टेल चेक का मतलब होता है कि जो चेक ड्यू डेट के 3 महीने के बाद प्रेजेंट हुआ बैंक को, क्योंकि एक चेक कोई भी 3 महीने तक वैलिड होता है, क्या होता है, और 3 महीने के बाद अगर आप उसको प्रेजेंट करते हो तो उसको स्टेल चेक बोलते हैं, बस सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल दिया मैंने अभी, सपोज फॉर एग्जाम्पल प्राची ने, सुनो हाँ, अब मैं दोनों एक ही एग्जाम्पल में दोनों को यूज कर रहा हूँ। सपोज आज 1/9/2023 है, क्या हुआ, हाँ ठीक है नहीं दिख रहा,
1/9/2023 है। अब दिख रहा? प्राची आई और प्राची बोलती सर आपका पेमेंट कितना था? मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए है ना, 5 है ना, 8 5 5, हाँ तो 5,000 रुपए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो उसने क्या किया, उसने बोला सर, उसने अपनी चेकबुक निकाली और चेकबुक निकाल के उसने बोला सर ये लो पेमेंट 12, एक मिनट, 1/12/2023 का उसने मेरे को चेक दे दिया। बताओ अब बताओ मुझे, अब आज की तारीख में अगर बात करूं मैं तो वो कौन सा चेक है? हाँ अब बताओ, मैं इस पीरियड के पहले बैंक के पास गया चेक लेके कि पेमेंट करो, तो बैंक मुझे प्राची के अकाउंट से निकाल के देंगी क्या? वो बोलेंगे कि हमारे कस्टमर ने आपको जो चेक दिया है वो पोस्ट डेटेड है, आप ये तारीख को आओ या ये तारीख के बाद कभी भी आओ, 3 महीने के अंदर हम आपको पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया है कि ये तारीख को या ये तारीख के बाद आप पेमेंट करो। अरे आ रहा क्या? अब क्या हुआ, अब मान के चलो अब 1/12/2023 आ गई, मेरे पास चेक वैसा का वैसा पड़ा रहा, वैसा का वैसा पड़ा रहा। अब क्या हुआ, 12वां महीना हो गया, फिर 2024 का पहला महीना भी आ गया जनवरी, फिर 2024 का फेब महीना भी हो गया। अब मैं गया 2 मार्च को, 2 मार्च 2023 को, 24 को, तो 2 मार्च 2023 को अब बैंक के पास क्या बोला, बैंक ये लो तुम्हारे कस्टमर का चेक है, पेमेंट करो मेरे को। या मेरी बैंक गई, अगर क्रॉस चेक दिया होगा तो मैं अपनी बैंक में डालूंगा, मेरी बैंक गई होंगी, बराबर कि नहीं? ऑर्डर चेक दिया या बेयर चेक दिया तो मैं गया हूँ खुद, बराबर कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब क्या हुआ, उसकी बैंक में गया मैं या मेरी बैंक गई उसके पास, कोई भी गया, वो तो टाइप डिपेंड करता है, क्रॉस बेरर है, ऑर्डर कौन सा है। तो उसकी बैंक ने, प्राची की बैंक ने पेमेंट देने से मना कर दिया क्योंकि वो स्टेल चेक हो गया। क्या हो गया वो? क्योंकि जो टाइम लिमिट था वो खत्म हो गया। अब अगर मुझे पेमेंट करना है तो मुझे प्राची को फिर से जाके बोलना पड़ेगा, प्राची तो जो चेक दिया था मुझे, मैंने वो इशू मैंने बैंक में डाला ही नहीं, लेट डाला, अब आज वो एक्सपायर हो गया है, तो प्लीज ये चेक ओल्ड वाला ले ले, अपने हाथ से फाड़ दे, क्योंकि वो अब कागज से थोड़ा रह गया वैसे भी, और मुझे नया चेक नई डेट का बना के दे। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? तो इस तरीके से स्टेल चेक होता है। तो स्टेल चेक पेमेंट इशू होती नहीं है और पोस्ट डेटेड बिफोर इशू होती नहीं है। आ रहा क्लियर आपको? तो जिस डेट को चेक बना उस डेट से 3 महीने के अंदर पेमेंट ले लेना या कर देना। क्लियर पिक्चर? अगर उसके बाद करोगे तो कोई वैलिड वाला काम नहीं होता है, उसको हम स्टेल चेक बोलेंगे। क्लियर पिक्चर? और आज तुमने क्या सीखा, ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर कभी भी चेक प्रेजेंट होके पेमेंट हो सकती है, क्लियर हो सकता है। अब किस पे क्वेश्चन है तो पूछो। अब मैं तुमको एग्जांपल देके पढ़ा दिया, एक ही एग्जांपल में दोनों को यूज कर दिया, पोस्ट और प्री, और दोनों में डेट का ही अंतर है, बस खेल है पूरा। और पोस्ट डेट और सेल चेक ही क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक और बैरर चेक बन सकते हैं। परी समझ में आया क्या? देखो, हाँ उधर एंजल, देखो नाम कितने प्यारे प्यारे है, परी एंजल सब एक ही है। हाँ? एंजल का मतलब ही परी होता है। अरे हाँ ना? अरे आ रहा क्या दोनों की तुमको? बहुत स्पिरिचुअल नाम है, रहना, ये भी स्पिरिचुअल नाम है एक प्रकार से। ओके, अरे आ रहा क्या समझ में? चलो, गॉट इट? क्लियर पिक्चर अच्छे से? हाँ अब बताओ मुझे बॉयज, आज के बाद 3 महीने के अंदर पेमेंट ले लेना। क्लियर? मैं नहीं लिया भले, लेकिन तू ले लेना। हाँ हाँ चलो ओके बच्चा लोग, 18 साल की बात करना होगी यूज। चलो ओके, हाँ अब हम करते हैं एंट्रीज। अब आज हमें मसला क्या है, एंट्रीज करनी है रिगार्डिंग चेक। अब बच्चे लोग पहले मैंने क्वेश्चन लिख के लिया हूं, आप क्वेश्चन लिख लो, अपन एंट्रीज शुरू करते हैं। हाँ तो आज हम एक दुकान खोल के एंट्रीज शुरू कर रहे हैं, जर्नल एंट्री का प्रोफाइल बनाओ, और आज हम देखेंगे कि चेक की एंट्रीज होती कैसे है आज। चलिए बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने क्वेश्चन लिख के दिया यहाँ पे, ये देखो, आज जिसको चेक की एंट्री नहीं आई, टेंशन नहीं, 2 सेशन लगेंगे, अगले 2 सेशन बिल्कुल भी सोचना नहीं आ रहा कि नहीं, तीसरे सेशन पे आ जाएगा गारंटी, लेकिन रेगुलर रहने का बस। मेरे पास जादू की छड़ी अभी घुमा के दिखाया तुमको मैंने, नॉर्मल छड़ी है ये, क्या ये?
हाँ पेन, ओके। हाँ चलो संचित, ओके बेटा। तो ये इल्यूशंस मत पा के रहो, सर के पास आ गए तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। नहीं आऊंगे प्रेजेंट तो कुछ नहीं आएगा फिर। लिखो इन द बुक ऑफ, किसकी बुक है? लिखो मैसर्स अमन गारमेंट्स। क्या बनाना है? जर्नल एंट्रीज। अब कुछ लोगों को यहाँ पे जो बच्चे टैली वाले बच्चे थे हमारे पास, उन लोगों को चेक का मतलब समझने के पहले भी एंट्री आती थी, लेकिन अब वो समझ के करेंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ हमेशा अकाउंटिंग करना और समझना ये दो अलग मुद्दे हैं। अकाउंटिंग उसको भी आती जिसको समझती नहीं है। ये सब्जेक्ट का बेनिफिट एक। एक मिनट बेटा, पहले एंट्री का प्रोफाइल बना दूं, सब दिखाता ना वापस, मैं भी जाऊंगा देखने, मेरे को क्या मालूम है क्या 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 लिखा था मैंने। चलो शुरू करें। यहां आएगा डेट, पर्टिकुलर। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स यहां पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और सोचना है फिर डेबिट के लिए 4 बार। चलिए यहां ध्यान दो बच्चा लोग, अब ये क्वेश्चंस लिख के दिया मैंने आपको। अब जब बात आएंगी मालक की और दुकान की, सोचना किसके सबसे? दुकान के सबसे। लेकिन जब बात आएगी मालक और थर्ड पार्टी की, तो 4 रूल सोचना है मालक के सबसे। क्लियर पिक्चर आपको? चलिए शुरू करते हैं अब डेबिट के लिए 4 बार। हाँ अब यहाँ पे क्या हुआ है? मिस्टर अमन कमेंट्स कैश इन ऑफ ₹10 लाख इन बिजनेस। अब क्या हुआ? कमेंट्स का मतलब था इंट्रोड्यूस करना। अब क्या हुआ? ये नई नई दुकान शुरू की हमने हमने दुकान के अंदर, मैं अमन हूं, सोचना मेरे सबसे, अभी मैंने दुकान को 10 लाख रुपए दिए। ये देखो ये 10 लाख रुपए है कैश नकदी, ये दो की गड्डी पूरी है। 10 लाख रुपए मैंने दिया ये, अब 2,000 रुपए की। हाँ 2,000 रुपए की गड्डी है ये, 10 लाख रुपए मैं दुकान को दे रहा हूं। अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस? डेबिट के लिए 4 बार। चलो डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है बिजनेस के पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट। तो व्हाट कम्स इन डेबिट? हाँ सोचना दुकान की सबसे। हाँ तो दुकान के पास नोटा आ रही, बाय कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश कितनी आई? 10 लाख रुपए। अब डेबिट का आंसर कहां पड़ा था? अच्छा तारीख कौन सी है? मंथ सारी एंट्रीज में और ईयर सेम है, तो ऊपर लिख देने का, डबल डबल लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। ओके क्लियर बच्चा लोग? कैश का आंसर कहां पर था? रियल में। बराबर कि नहीं? हाँ अब रियल में आंसर मिल गया, तो P1 नॉमिनल P2 को त्रास देने का। अब जाएंगे क्रेडिट के बाद। रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा करो क्रेडिट। बताओ बिजनेस से कुछ गया क्या? जब 10 लाख रुपए नोट आई उसके बाद तो कुछ गया उसके यहाँ से? नहीं। फिर P1 बोलता है अगर उसको कुछ भी देना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। तो 10 लाख रुपए जो बिजनेस को दिया, बिजनेस को बिजनेस कब देगा मेरे को वापस? अरे मेरा पैसा है ना। और अकाउंटिंग करते समय ये अज्यूम करो मालक अलग और अकाउंटिंग करो मालक की ना की। अच्छा बस सर ने बोल दिया मारना है। हाँ अकाउंटिंग दुकान करो ना की। अब बताओ, अब दुकान के पास 10 लाख रुपए आए तो उसके पास उस वक्त कुछ गया क्या? छोड़ दो, देना बाकी है। मेरे को देंगे ना वापस? दूंगा दुकान, कब पैसे वापस देंगे मेरे को बता।
तो बोला जब होंगे दूंगा, तो आज तारीख में देना बाकी है। जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उस पर्सन का नाम करो क्रेडिट P1 से। अब देखो सुनो, अब मालक को देना बाकी है, तो अब जब मालक को क्रेडिट करने की नौबत आए तो मालक का नाम न लिखते हुए क्या लिखोगे? कैपिटल। अब कैपिटल को क्रेडिट कौन से रूल से किया? वेरी गुड। 10 लाख रुपए दुकान के अंदर आ गए। कोई डाउट यहां पे? पक्का? डन? ओके। अब जहां एंट्री होती वहां पे क्या होता है? लिखो बीइंग कैश कमेंस इन बिजनेस। ओके क्लियर? यहां तक डाउट? अब क्या हुआ, अब मुझे लगा, मैं अमन हूं कि 10 लाख रुपए दुकान पे रखना, अरे बाप रे, चोरी वोरी होगी तो, बराबर कि नहीं? तब क्या होगा फिर कि 10 लाख में से 7 लाख रुपए में बैंक में अकाउंट खुलवा के आया। अब बैंक अकाउंट खुलाना इज अ इवेंट फॉर द बिजनेस बट इट इज अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अब अकाउंट खुल गया होगा तो क्या है? एक्टिविटी। बता कुछ तो क्या? लेकिन जब बैंक में अकाउंट खोलते हो तो फर्स्ट अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है, ताकि वो भी क्या बन जाए? एक मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बन जाए। और इसीलिए आप देखो, जब आप बैंक में खाता खोलते हो, अकाउंट खुलवाते हो, तो बैंक बोलती है कि आपको कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट फर्स्ट डिपॉजिट करनी, यानी आपको कुछ अमाउंट हमको रखने के लिए देना पड़ेगा, ताकि मनी का इन्वॉल्वेशन होके ये क्या बन जाए? बिजनेस का ट्रांजेक्शन बन जाए, ताकि आप भी रिकॉर्ड कर पाओ और हम भी। तो अब क्या हुआ? 7 लाख रुपए, 10 लाख में से 7 लाख रुपए अब मैंने दुकान के पैसे बैंक में रख के अकाउंट खुलवा के बैंक में रखे। तो ओपन अ करंट अकाउंट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट्स ओनली एक्टिविटी, तो इट इज नॉट एलिजिबल टू रिकॉर्ड। बट विथ कैश डिपॉजिटेड इट्स बिकम अ, क्या बन गया वो? यस, वो बन जाएगा बिजनेस का ट्रांजेक्शन। अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलो, अब 7 लाख रुपए मैंने पूरे 7 लाख रुपए बैंक वाले को दिए। ये ले बैंक वाले रखने के लिए दिए हैं, डिपॉजिट किए मैंने। डिपॉजिट का मतलब देना नहीं होता है, रखना होता है। हाँ। अब बताओ इज इट इज ट्रांजेक्शन, तो रिकॉर्ड करेंगे। चलो, अब डेबिट के लिए 4 बार। अब डेबिट का रियल, सीरियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही उसको करो डेबिट। तो बताओ, जब 7 लाख रुपए बैंक को दिए रखने के लिए कुछ आया क्या? छोड़ दो। P1 बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। लेना बाकी है ना? अरे 7 लाख रुपए जो बैंक को दिया मैंने, वो लूंगा नहीं क्या वापस? तो लेना बाकी है ना। और अकाउंटिंग के अंदर बैंक कौन है? आर्टिफिशियल। तो P1 से आप पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, किसी को भी डेबिट कर सकते हो। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि नहीं? तो अब बताओ, मैंने 7 लाख रुपए जो बैंक को दिए, तो मैं उससे वापस नहीं लूंगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक को डेबिट कौन से रूल से किया बच्चा लोग? क्या बात है, वेरी गुड। कितने रुपए? 7 लाख रुपए। कोई डाउट यहां पे? अब डेबिट कैंसिल मिल गया तो नॉमिनल P2 को त्रास देने का नहीं। अब जाओ क्रेडिट के पास। रियल से, रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा करो क्रेडिट। तो बताओ, नोटा गई ना? अब मैंने पैसे बैंक में रख दिए, ये सोचकर कि अब तो मैं पेमेंट हर जगह चेक से ही करूंगा, क्योंकि मेरे पैसे बैंक के पास जमा है। और पैसे जमा होना यानी मैं अभी बैंक को आदेश दे सकता हूं कि ये बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा के दे। ये ऑर्डर है मेरा, ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर। अरे चेक क्या है? पढ़ाया ना पूरा चिट्ठा इतना। चलो, अब करेंगे पेमेंट। एक ही एंट्री कर रहा हूं चेक की, नहीं समझा, टेंशन मत लो, कल हम वही करने वाले। ओके, अभी टाइम हो गया है इसलिए एक ही एंट्री कर पाऊंगा मैं आपको। चलो, अब क्या होगा? ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स परचेज फ्रॉम संचित ₹21,000 एंड चेक इशूड। अब आजा संचित इधर। अब सोचना किसके हिसाब से रे? हाँ, क्योंकि बात जब मालक और थर्ड पार्टी की आई, सोचना मालक के हिसाब से। हाँ, दिखा इधर, देख इधर। हाँ सुनो, अब ये कौन है? बैंक वाला। ये कौन है? संचित। और मैं कौन हूं? अमन। ध्यान दो,
अब क्या हुआ, मैंने अमन से, सॉरी मैंने संचित से, पकड़िए, संचित से माल लिया, गुड्स परचेस किया, दिख रहा है आपको। अब गुड्स परचेस करने से गुड्स आता कि जाता, ठीक है, एक मिनट। अब मैंने क्या किया, पैसे न देते हुए मैंने चेक दिया, क्या दिया मैंने, ये देखो लिखा हुआ है चेक इशूड, दिख रहा है आपको। तो गुड्स परचेस फ्रॉम संचित, माल लिया और मैं अब उसको चेक दे रहा हूं, दिख रहा है तुमको पिक्चर। अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी, तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के 4 बार। अब डेबिट के रियल से, रियल सोचना मेरे हिसाब से, हाँ तू भी मेरे हिसाब सोचना। अब डेबिट के अंदर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट, तो आया कि कुछ क्या आया, तो गुड्स नाम डेबिट ना करते हो अपन क्या लिखते हैं, परचेस डेबिट करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट पक्का है, बराबर है कि नहीं। अब परचेस को डेबिट किया, कितने का माल आया, 21,000 का। अब डेबिट का आंसर कहां पड़ा था संचित, रियल में कहां पड़ा था, तो रियल में मिल गया, तो P1 नॉमिनल और P2 को त्रास दूंगा। अब जाएंगे क्रेडिट के पास रियल से। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, सबको पिक्चर दिखी। अब जाएंगे हम क्रेडिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी गया उसको करो क्रेडिट, तो बताओ मेरे पास से कुछ गया क्या, तो मेरे पास से अगर चेक गया तो कायदे से मुझे चेक को करना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि व्हाट गोज आउट क्रेडिट, चेक गोज आउट। लेकिन 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 अरे भाई तुमको आता है परफॉर्म करना, क्यों होता है बैंक वो नहीं बताऊं, चलो बताओ तुम जो बैंक चला रहे हो, बस सर सिखाते लिखो लिखो, बेटा ऐसा काम नहीं करते ना हम। उसके पीछे के रीजन, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन जानो, कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब यहां से आवाज आ रही बैंक लिखो बैंक लिखो, मेरे को मालूम है टेली वाले बच्चों को आता है बैंक लिखना, पता रीजन क्या है उसका, तो पूछो ना उनसे, फ्री में तो ना पढ़ रहे हो उनके पास भी, सही है ना। अरे कॉमर्स वाले बच्चे को पैसा वसूलते आना चाहिए यार ना हमेशा, तो तुम्हारा कॉमर्स पढ़ना बेकार है। अब तुम बताओ यहाँ पे सोचने वाली बात है, मेरे यहाँ से चेक गया तो कायदे से तो मुझे यहाँ पे व्हाट गोज आउट क्रेडिट, चेक गोज आउट क्रेडिट करना चाहिए क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर चेक का नाम नहीं आता है, पूछो क्यों, क्योंकि चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है ओनली, बस। जब मैं किसी को चेक देता हूं ना, सुन लो अभी ये, कल से हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जब मैं किसी को चेक देता हूं चेक, तो इन शॉर्ट मैं अपनी बैंक को आदेश देता हूं कि ए बैंक, मेरा ये आदेश है कि मेरे खाते में से ये पर्सन को, किसको, संचित को 21,000 रुपए निकाल के दे, ये मेरा ऑर्डर है, क्या है मेरा ये। तो इसीलिए जब भी मैं किसी को चेक देता हूं तो उसी वक्त मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पैसे बैंक से गए, मेरे पैसे बैंक से, तो वहां पे फिर मैं चेक को क्रेडिट ना करते हुए बैंक बिकम अ गिवर ऑन माय बिहाफ, P2 से, पर्सनल के सेकंड वाले मंत्र से मैं यहां पे बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बिहाफ में मेरा पैसा कौन पे कर रहा है, मेरी बैंक। तो बैंक बिकम अ गिवर कौन हो गई यहां पे, ऑन माय बिहाफ, ऑन माय बिहाफ की जो पैसे मुझे देने चाहिए थे संचित को, मेरी बैंक ने पैसे दे दिया, उतना पैसा मेरे बैंक में अकाउंट में से माइनस कर दिया। तो इसलिए पैसे मैं दूं या मेरी बैंक दे, तो जब पैसे मैं दूंगा तो मेरे अकाउंट जाएंगे, लेकिन जब मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो एक प्रकार का मैं ऑर्डर दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर। तो चेक है क्या, ये कागज का टुकड़ा है एक्चुअली, क्योंकि ये अनकंडीशनल ऑर्डर है कि जब मैं किसी को चेक देता हूं तो इन शॉर्ट मैं अपनी बैंक को आदेश देता हूं कि ए बैंक, मेरे अकाउंट में से सामने वाले पर्सन जो चेक लेके आ रहा तेरे पास उसको पैसे दे। तो इसलिए यहां पे P2 से बैंक को यहां पे मैं गिवर के तौर पे क्रेडिट कर रहा हूं, इसलिए बैंक को हम क्रेडिट करते हैं, चेक नाम आता। पूछो क्यों, अगर मैं चेक लिख के फिर मैं बैंक को डालूं तो ये दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन एक ही हुआ है, तो इसलिए चेक डाल के फिर मैं चेक को रिवर्स करना पड़ेगा मुझे वापस,
अभी देखो मैं 2 एंट्री कर सकता था यहाँ पे, कैसे? एक तो चेक देना यहाँ पे, फिर चेक बैंक को मिलेगा और बैंक उसको पेमेंट करेगी, तो फिर एंट्री वही होंगी बाय बैंक टू फिर से चेक करेगा। तो इसलिए एक ही चेक 2 बार न जाते हुए हम लोग क्या करते, डायरेक्ट बैंक को पकड़ते। अरे क्या करते, डायरेक्ट। आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? तो इसलिए बैंक बिकम अ गिवर ऑन माय बिहाफ, दैट्स व्हाई कभी भी आप किसी को चेक दोगे तो चेक नाम क्रिएट ना करते हुए बैंक को करना। और बैंक को कौन से रूल से क्रिएट किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बैंक ने उतने पैसे दे दिए। बैंक के पास जो मेरे 7 लाख जमा थे उसमें से 21 का टंटा उसने तोड़ दिया, और उधारी को खत्म करने के लिए P2 यूज होता है। तो बैंक के पास मेरे जमा कितने थे, ये क्या ऊपर, उसमें से 21 ने दे दिए। और P2 का यूज याद करो कहां आता है, उधारी खत्म करने के लिए, चाहे वो लेना बाकी हो या। तो बैंक को अब मुझे कुल मिला के 7 लाख में से 21,000 माइनस करके देना बाकी है। क्लियर पिक्चर? अरे आ रहा क्या? इसलिए हम कभी भी चेक नाम कभी लिखेंगे नहीं, उसके बैंक क्या लिखेंगे। और यहाँ पे रूल भी रियल लगा नहीं, कौन सा लगा, याद रहेगा अच्छे से, पक्का? हाँ, बीइंग लिखो ना, वही आएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम संचित एंड चेक इशूड। ओके, बाकी कल देखते हैं, आप घर पे ट्राई करो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।